हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इकोसिस्टम, जो कि हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, आप लोग एक तरीके से अपने घर के इमेजिन करके देखो। वहाँ पे आप लोग रह रहे हो, ठीक है, आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, कोई डॉग वगैरह, कोई ना कोई एनिमल, यानी कि लिविंग कंपोनेंट भी वहीं पे रह रहे हैं, साथ साथ आपके साथ नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। एग्जाम्पल आपकी टेबल होगी, चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, कुछ भी चीज़ें, अलमारी वगैरह कुछ भी होगी, आपका पेन, कॉपी, चेयर एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम एक फंक्शन यूनिट है नेचर की, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। इसी को हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम जो है ना, वो साइज में वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल, अब जैसे कि स्मॉल पॉन्ड देखो और एक लार्ज फॉरेस्ट सी देखो। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब अपने पास ना इकोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने बोला कि ग्लोबल इकोसिस्टम ही हमारा क्या है, बायोस्फीयर। यानी कि पूरा का पूरा बायोस्फीयर को हम बोलते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम, जिसके अंदर सारे के सारे लोकल इकोसिस्टम आते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब जो ये इकोसिस्टम है, हम इसको एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि काफ़ी ये क्या है, बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको एक साथ तो हम रीड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसको डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक है टेरेस्ट्रियल, एक है एक्वाटिक। अब एक्वाटिक का मतलब हम पानी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, एक टेरेस्ट्रियल यानी कि जो धरती पे रहता है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब अपने आप आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और अगर मैं एक्वाटिक की बात करूँ तो पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, रिवर, एस्ट्रीज, ये सब आपके आ गए एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। अब हमने 10th क्लास में 3 तरीके के इकोसिस्टम पढ़े थे। अपने पास एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें हम बेसिकली भगवान ने चीज़ें नहीं बनाई हैं, आप लोगों ने खुद किया है। अब जैसे कि हम जो खेत अपने बोते हैं, अब वो खेत क्रॉप फील्ड यानी कि हम लोग खुद ग्रो कर रहे हैं ना, अपने आप ऊपर से तो नहीं आ रहे, क्योंकि हम उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर पानी वगैरह का ध्यान दे रहे हैं। तो नंबर 1 क्रॉप फील्ड हो गया। नेक्स्ट एक्वारियम। अब एक्वेरियम क्यों, क्योंकि एक्वेरियम में बेसिकली आप फिश रख रहे हो, वो पॉन्ड नहीं है, एक्वेरियम आपने खुद बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड थर्ड इज मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, अब अगर हम बात करना चाहें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम ना देखेंगे इनपुट कौन दे रहा है। अब वो कौन देते हैं, प्रोड्यूसर, यानी कि एक प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी अपने पास, फिर हम उस जो हमारे पास जो आया, जो प्रोडक्शन यानी कि जो एनर्जी आई, उसको फिर हम लोग ट्रांसफ़र करवाएंगे। ठीक है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिशन की साइकिलिंग इधर उधर से होती जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में होता है आउटपुट, यानी कि हमें एंड में क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं, जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, प्लांट्स डेड रिमेन्स वगैरह, तो डिग्रेडेशन करते हैं बाद में डिकम्पोजर्स के थ्रू। ठीक है, और एनर्जी का लॉस होगा। तो इस चैप्टर में हम रिलेशनशिप भी चेक करेंगे, साइकिल के बीच में कैसे फूड चेन है, कैसे फूड वेब है, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर फ्लो एनर्जी वगैरह हो रही है। ठीक है, तो ये अपने पास होता है इकोसिस्टम, जो मैंने आपको बताया। अब सुनो, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर या फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो अपने ना इकोसिस्टम में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। अभी मैंने बताया एबायोटिक देन बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों ही हमारे एक दूसरे को, ये दोनों अफेक्ट कर रहे हैं और उनकी सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम चेक करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम दीज कंपोनेंट टू इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या था, जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है बायोटिक कंपोनेंट की और एबायोटिक कंपोनेंट की, उसी को हम बोल रहे थे इकोसिस्टम। अब होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, आप मानो एक जंगल में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े पेड़ भी मिले, फिर आपको थोड़े छोटे छोटे भी मिलेंगे, फिर आपको श्रब्स मिलेंगी घासें। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीशीज़ का, यानी एक सबसे टॉप लेवल पे, एक उससे कम, एक उससे कम, एक उससे कम। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट हमने स्ट्रैटा दे दिए, राइट। जैसे कि ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ एक वर्टिकल स्ट्रैटा पे चला गया, एक डिफरेंट स्ट्रैटा हो गया। श्रब्स है ना, हर्ब्स हो गए तुम्हारे पास। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर आ गई। अब अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो अपने पास 4 कंपोनेंट होंगे। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 एनर्जी फ्लो, नंबर 4 न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी के नाम से समझ में आ रहा है अपने आप, यहाँ प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है, इसको आगे समझेंगे। अब सुनो पहले, अब हमें अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जाके देखें तो हम सबसे पहले पॉन्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं। पॉन्ड काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, एक फंक्शनल एक यूनिट है जहाँ पे आराम से इंटरेक्शन की जा रही है ना। उसमें चारों के चारों ये चीज़ें प्रेजेंट है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, 4 बेसिक कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे कि एबायोटिक की अगर हम बात करें तो वाटर है, सॉइल है। वाटर के अंदर क्या होगा, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉइल कहाँ होती है, बॉटम के नीचे होगी, पॉन्ड के बॉटम में, ठीक है। इसके अलावा अपने पास इनपुट कहाँ से आ रहा होगा, सोलर एनर्जी आ रही होगी, टेम्परेचर, डे लेंथ और बाकी क्लाइमेट हो सकता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे पॉन्ड के फंक्शंस में हेल्प कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक में कौन आएंगे, ऑटोट्रॉप्स आएंगे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग मार्जिनल प्लांट्स, ये सब अपने पास आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूँ तो कंज्यूमर्स कौन होंगे, जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है। तो एक तरीके से अपने पास यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है। डिकम्पोजर भी होंगे, क्योंकि देखो अब प्रोड्यूसर को किसने ईट कर लिया, कंज्यूमर ने। अब कंज्यूमर भी तो कभी ना कभी खत्म होंगे ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, तो उसको कौन ईट करेगा, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर भी प्रेजेंट है, फंगस, फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, ये वगैरह हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं अपने पॉन्ड के अंदर, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो सोलर एनर्जी हमने यूज़ की है ना, प्लांट ने यूज़ कर रहा है वहाँ पे पॉन्ड के अंदर, तो वो इनऑर्गेनिक चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम यहाँ पॉन्ड ने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन भी हो गया, मिनरलाइजेशन भी हो जाएगा, डेड मैटर का जो भी रिलीज होएगा ना, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स वगैरह ख़त्म होंगे तो उनको डिकम्पोज भी करवाएंगे। फिर जो मिनरल्स वगैरह निकलेंगे उसको वापस से हम सॉइल में भेज देंगे, फिर सॉइल से वापस से वो चीज़ें साइकिल के रूप में एक तरीके से आ जाएंगी प्लांट्स के अंदर। तो ये एक न्यूट्रिशन की एक साइकिल चलती रहेगी। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा एनर्जी का, फ्रॉम हायर ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ठीक है। और बीच में कुछ ना कुछ हीट भी लॉस होगी जिसको हम आगे फर्दर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है अपने पास प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अपने पास प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज़ करके कितने हमें प्रोडक्शन दिया, क्या बायोमास दिया, उसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब इनपुट क्या होगा, जो कि रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, तो वो है सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी नहीं हुई तो प्लांट्स खाना कहाँ से बनाएंगे, अगर प्लांट्स ने खाना नहीं बनाया तो हम लोग कैसे रहेंगे, हमें जो फीड करते हैं वो लोग कैसे रहेंगे। तो ये एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। अगर प्राइमरी प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी अपने पास, सुनो, कितना बायोमास मेरे प्लांट ने बनाया, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो सुनो, बायोमास जैसे कि मानो ये आपके पास एक एरिया हो गया, इस एरिया में कितना उसने बायोमास बनाया, कितने टाइम में, इसी को हम बोल देते हैं प्रोडक्टिविटी। अब मैं डिफरेंट पूरे वर्ल्ड की तो नहीं देख सकती ना कि इस वर्ल्ड, हमारे पूरे वर्ल्ड में इस ट्री ने या फिर पूरे सारे के सारे प्लांट्स ने कितनी हमें प्रोडक्शन दी, ऐसे तो चेक नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम पता लगा लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जाके, यानी कि बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर कितना बना है उस एरिया में, कितने टाइम पीरियड में, इसी को हम बोल देते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे कि वेट हो गया हमारा, इतने ग्राम वेट इतने मीटर स्क्वायर एरिया में निकला है, या फिर इतनी एनर्जी इतने मीटर स्क्वायर एरिया में निकली है, ठीक है। या फिर इतना ग्राम लाइक 10 ग्राम इतने मीटर स्क्वायर एरिया में 1 साल के अंदर निकला है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं प्रोडक्टिविटी, अलग अलग इकोसिस्टम की चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है जीपीपी, नंबर 2 है एनपीपी। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने पास ना, जब प्लांट खाना बना रहा था तो उसने कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसी को हम बोल देते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी ओवरऑल जितनी प्रोडक्टिविटी निकली उसी को हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और नेट की बात करें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो प्लांट ने अपना जो प्रोडक्शन किया, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी भी तो लॉस हुई होगी ना, किस रूप में, रेस्पिरेशन के लॉस में, उसमें रूप में। तो एक तरीके से अपने पास क्या होता है, एनपीपी जीपीपी माइनस आर, यानी कि कितना बायोमास अब अवेलेबल है हेट्रोट्रॉफ्स के लिए,
क्योंकि उसने जो वेस्ट हुआ वो क्या था, रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी लूज़ हो गई, उसके बाद जो एनर्जी बची ना, जितना भी अपने पास जो बायोमास बचा उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, इसी को हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और ये नेट वाली कौन यूज़ करेगा, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस वाली बनाई किसने दी, प्लांट ने। अब प्लांट जो बनाएगा उसको यूज़ कौन करेगा, हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अब हम लोग जो कंज्यूमर हैं, हम कितनी एनर्जी आगे निकाल के देंगे, कितना ऑर्गेनिक मैटर बना के देंगे, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। लाइक प्लांट की स्पीशीज़ क्या है, वो C3 प्लांट है, सी फूड प्लांट है, या फिर कंडीशन कैसी है एनवायरनमेंट के अंदर, कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसके पास, क्या उसको फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छे से चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर अब आता है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो वो होता है 170 बिलियन टन, और अगर मैं ओशन की बात करूं तो वो है 55 बिलियन टन। अब बाकी जितनी भी बची वो किसकी है, लैंड की है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कितनी प्रोडक्टिविटी अपने पास बन के आ रही है। ठीक है, अब आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है अब जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसको ब्रेक डाउन करवाना, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़वाना, इसी को हम बोल देते हैं डीकम्पोजिशन। हम सब जानते हैं जो अर्थवर्म है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करवा रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि CO2, वाटर, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। अब अपने पास डेट्रिटस आता है, वो क्या है, देखो जब कोई चीज़ मर गई ना, ख़त्म हो गई, यानी जो उसकी जो चीज़ें बची एंड में, लाइक डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकल मैटर भी हो सकता है, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, इन सबको बोलते हैं डेट्रिटस। ठीक है, अब सुनो, डेट्रिटस हम अपने आप को समझ में आ गया। अब डेट्रीपोर्ट्स कौन होते हैं, तो डेट्रीपोर्ट्स वही होते हैं जो कि डेट्रिटस को खाने वाले हैं, यानी डेट्रिटस जो अपने पास ये था ना, डेड रिमेन्स जो बचा था, अब डेट्रिटस को ब्रेक डाउन किया जाएगा फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। लाइक अपने पास ना ये सब निकल के आया, अब इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, इसी को हम बोल देंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन के बाद भी क्या होता है ना, अपने पास मान लो ये फ्रेगमेंट्स बनी। ठीक है, अब इसमें से जितना भी जो पानी वाला जो सब्सटेंस होगा ना, वाटर वाला, वो सारा का सारा ना सॉइल के हॉरिजन में जाके जम जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और वो सॉल्ट के रूप में, वो भी अनअवेलेबल सॉल्ट जो कि आगे जाके मिलता ही नहीं है। तो ये वाली प्रोसेस होती है लीचिंग, है ना, यानी कि जो भी अब जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे सॉइल के ओरिजिन में जाके प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, एज अनअवेलेबल सॉल्ट। अब आता है कैटाबॉलिज्म, यानी देखो ये सारा का सारा पानी तो नीचे चला गया, अब क्या बचा, जो भी यहाँ पे जो सब्सटेंस बचा और इन जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बचा उसको फर्दर हम ब्रेक डाउन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के थ्रू, हम एंजाइम्स के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसको बोल देंगे कैटाबॉलिज्म। नहीं, पानी तो सारा लीचिंग के थ्रू चला गया, अब जो मोटा मोटा सब्सटेंस बचा उसको कौन तोड़वाएगा, अपने पास एंजाइम्स, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। अब एक चीज़ याद रखना, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप डेट्रिटस के ऊपर साइमल्टेनियसली चलती हैं साथ में। अब आगे आता है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमिफिकेशन क्या है, सुनो, अब अपने पास ना काफ़ी सारा एक डार्क अमरफस सब्सटेंस बचता है। ठीक है, जो कि होता है ह्यूमस। अब जैसे कि ये था, देखो पानी भी नीचे चला गया सॉइल ओरिजिन में, कुछ ना कुछ जो था उसको तुमने वहाँ पे करवा दिया, कैटाबॉलिज्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसा सब्सटेंस भी बच जाता है जो कि डिग्रेड होता ही नहीं है, क्योंकि वो हाईली रेजिस्टेंट है, माइक्रोब का उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी जो रेट है ना वो काफ़ी स्लो है डिकम्पोज होने का, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन, क्योंकि एक तो ये कॉलॉइडल है नेचर में और ये न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करके रखता है आगे के लिए, तो ह्यूमस को फिर आगे धीरे करके इसके ऊपर माइक्रोब्स काम करते हैं, तब जाके टूटता है, इसको अब बोलेंगे मिनरलाइजेशन। यानी कि ह्यूमिफिकेशन क्या हो गया, ये जो मैंने ह्यूमस के बारे में बताया, और मिनरलाइजेशन क्या होगी, जब ह्यूमस का फर्दर ब्रेकडाउन करवा दिया तब बोलोगे मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन ना ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है,
ठीक है। ये एक तरीके से इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, डेट्रिटस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर मानो तुम्हारे पास जो डेट्रिटस है, अगर उसके अंदर ज़्यादा लिग्निन हुआ, चाइटिन हुआ, तो अपने पास काफ़ी स्लो होगा डिकम्पोजिशन का रेट। और अगर उसके अंदर नाइट्रोजन, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मिक्स है जैसे कि शुगर वगैरह, तो डेट्रिटस काफ़ी हाई होगा। टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं अपने पास। अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट हुआ तो डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा। अगर लो टेम्परेचर हुआ और एक ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं हुई तो काफ़ी कम होगा अपने पास डिकम्पोजिशन का रेट। तो ये अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो का मतलब है प्लांट के थ्रू सारी की सारी एनर्जी ट्रांसमिट होगी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि सन है, सन एक ओनली सोर्स है जो कि अपने पास एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ नोन एज PAR। देखो, मानो 100% आपके पास सोलर एनर्जी आ रही है, उसमें से सिर्फ 50% ऐसी है जिसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब इसमें से भी ना सिर्फ 2 से 10% ही मेरा प्लांट यूज़ करेगा इस चीज़ को, यानी कि 40 से लेके 42% तो अपने पास वेस्ट है PAR। ठीक है, जो कि अब देख लो 2 से 10% PAR ही पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड का पेट भर रही है, सस्टेन कर रही है पूरे इकोसिस्टम को। ठीक है, हम सब जानते हैं जो सारे ऑर्गेनिज्म वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे, अपने फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली करें या फिर इनडायरेक्टली करें। ठीक है, अब एक तरीके से इकोसिस्टम हमारा यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को फॉलो करता है। इसको कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तभी ही आगे जाके फर्दर ऑन चीज़ें बना पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब सुनो प्रोड्यूसर के बारे में। तो जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स हो गए वो सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूँ तो उसमें प्रोड्यूसर कौन हो सकते हैं, हर्बेशियस वुडी प्लांट्स हो सकते हैं। अगर एक्वाटिक की बात करूँ तो कुछ फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी, कुछ हायर प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें फूड चेन, फूड वेब के बारे में, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना फूड चेन वगैरह क्या है, तो जिसमें एक एनिमल दूसरे प्लांट या एनिमल को ईट कर रहा है अपने खाने के लिए, इसी को हम फूड चेन कहेंगे, चेन या फूड वेब। ठीक है, अब ये फूड चेन हो या फूड वेब हो, वो आपस में इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास जो एनर्जी बन के आ रही है ना, वो कभी भी हमारे पास रहती नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, तो फिर दोबारा से जो मैंने अभी समझाया था ना, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, कैटाबॉलिज्म, वो दोबारा से वो चेन स्टार्ट हो जाएगी, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर की बात हो गई, अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कि प्लांट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खा रहे हैं, उसी को बोलेंगे कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉफ्स। अब जो फर्स्ट टाइम जो प्लांट को ईट करेगा ना, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करेगा उसको बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वही मेरा क्या है, हर्बीवोर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इंसेक्ट, बर्ड, मैमल हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मॉलस्क हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं कार्निवोर्स की। तो जो कंज्यूमर हर्बीवोर्स को खा रहे हैं उसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, अब देखो ये ग्रेजिंग फूड चेन दे रखी है, जिसमें कि ग्रास को ईट कर रहा है गॉट, गॉट को खा रहा है मैन। तो प्रोड्यूसर कौन हो गया, ग्रास। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, गॉट। गॉट को किसने खाया, मैन, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, मैन। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने पास ये चीज़ें चलती हैं। अब सुनो, जो अपने पास जो DFC है और जो GFC है, डेट्रिटस फूड चेन, क्या था इसमें कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को एक तरीके से हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे थे, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गए, जो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब ये अपनी एनर्जी कहाँ से निकाल रहे हैं, जितना भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें फीड करते हैं, इसलिए हम इनको सैप्रोट्रॉफ्स भी कह देते हैं, जो कि सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। अब डीकम्पोजर कुछ ना कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम उन चीज़ों को वापस से ब्रेक डाउन कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा
ग्रेजिंग फूड चेन कंट्रीब्यूट करती है। और जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूँ तो वहाँ सबसे ज़्यादा डेट्रिटस फूड चेन कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं डेट्रिटस फूड चेन और जीएफसी आपस में लिंक भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेट्रिटस फूड चेन वाले हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनको जीएफसी वाले प्रे की तरह यूज़ कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं। ठीक है, फूड वेब क्या होगा, जहाँ पे इंटरकनेक्शन हो रहा है काफ़ी सारी फूड चेन का, उसी को हम बोलेंगे फूड वेब। एग्जाम्पल, आपके पास ग्रास है, अब ज़रूरी थोड़े ग्रास को सिर्फ चूहा खा सकता है, गिलहरी वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़े चूहे को सिर्फ बिल्ली खा सकती है, और भी कोई ऑर्गेनिज्म आके खा सकता है। तो फूड वेब क्या होगी, जहाँ पे काफ़ी सारी चेन्स आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, अब आता है ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ना, देखो हमारे इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर जगह दे रखी है ना, फूड चेन में, उसके अकॉर्डिंग, उसके फूड के अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये होते हैं। अपने पास प्रोड्यूसर हो गया, जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट्स हो गए। इधर बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री हो गए। ठीक है, अब इसको कौन ईट करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काऊ। ठीक है, अब इनको कौन ईट करेगा, बर्ड, फिश, वॉल्फ। इनको बर्ड, फिश, वॉल्फ को कौन खाएगा, मैन या फिर लॉयन। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी से आगे क्वार्टरली कंज्यूमर भी होते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आए, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी वाले पे, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो बस यहाँ से याद रखना, यहाँ पे फिर यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन इधर अगर ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो फर्स्ट प्लांट से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली। ठीक है, तो ये होता है। अब अपने पास आता है, अब सुनो, अब अपने पास याद होना चाहिए जो एनर्जी है वो हर लेवल पे कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे ही अपना कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है डेट्रिटस में। ठीक है, उसको कौन ब्रेक डाउन करते हैं आगे जाके, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक होती है स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब कि मेरे ट्रॉफिक लेवल में कितना मास है लिविंग मटेरियल का, जो कि हमें दिख रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, बायोमास में, यानी कि कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा मास है, या फिर उनका नंबर कितना है। ठीक है, जैसे कि फ्रेश वेट में या फिर ड्राई वेट में हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है 10% लॉ। ये क्या कहता है कि मानो प्लांट में एनर्जी है 10,000 जूल। ठीक है, अब प्लांट को ईट कर लिया गॉटन है, उसके पास जाएगी 1000 जूल। अब 1000 जूल उसके पास एनर्जी है, उसको ईट कर लिया किसी शेर ने, उसके पास की 100 जूल। यानी कि अपने पास हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होगी, क्योंकि 90% एनर्जी तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लाइक रेस्पिरेशन में और बाकी मेटाबॉलिज्म और चीज़ों में। ठीक है, तो 10% लॉ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आते हैं अपने पास पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, जिसमें कि हम चेक करते हैं कि बायोमास का कैसा पिरामिड बनेगा, नंबर का, एनर्जी का। तो जो पिरामिड का जो बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, और जो इसका जो एपेक्स होता है वो काफ़ी नैरो होता है। ठीक है, जो ट्रॉफिक लेवल होगा नीचे का वो होते हैं प्रोड्यूसर, एपेक्स पे होंगे कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दे रखा है ग्रासलैंड का इकोसिस्टम। अब देखो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होंगे मैदान में, रियल में, उसको प्राइमरी कंज्यूमर कम, फिर सेकेंडरी उससे भी कम, फिर टर्शरी उससे भी कम। यानी ये अपने पास एक ऐसा बना। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास। अब प्लांट्स का तो रियल में मास ज़्यादा होगा, तो बायोमास यानी कि प्रोड्यूसर ज़्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, फिर टर्शरी उससे कम। ये भी हमारा एग्जैक्टली उसी की तरह बना। ठीक है, अब ये आता है अपने पास डिफरेंट, ये होता है उल्टी शेप का, इन्वर्टेड। अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे फिश ज़्यादा होती हैं और जू प्लैंक्टन कम होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा बना मेरे पास, इन्वर्टेड। या फिर आप सोचो एक प्लांट है ना, एनसीईआरटी में लाइन दी है, उसके ऊपर कई सारे इंसेक्ट्स बैठे हैं, यानी प्लांट तो इतना सा हो गया और इंसेक्ट्स इतने हैं। अब उस प्लांट पे काफ़ी सारे बर्ड्स भी बैठे हैं, तो ये भी एक तरीके से कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो याद रखना, अगर हम इसमें बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा इन्वर्टेड बनता है।
ठीक है। इसके अलावा अभी जो मैंने आपको 10% लॉ के अकॉर्डिंग बताया था एनर्जी का, वो हमेशा स्ट्रेट होगा। देखो 10,000 जूल, 1000 जूल, 100 जूल, 10 जूल। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे कम होंगे। तो इसका मतलब अपने पास कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो एक ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा दूसरा ट्रॉफिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि स्पैरो की, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर अगर वो सीड या फिर फ्रूट को ईट कर रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर अगर वो इंसेक्ट्स या फिर वॉर्म्स को खा रहा है, यानी कि इसने 2 ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई किए ना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अभी हमने तीनों के तीनों सिस्टम देखे, तीनों के तीनों इकोसिस्टम में पिरामिड्स देखे, उसमें नंबर ऑफ एनर्जी या बायोमास के क्या थे, अपराइट थे। ठीक है। और जबकि लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सबसे कम बच रही थी, और सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, और ऊपर के हायर लेवल पे एनर्जी कम थी। ठीक है। अब एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एक ट्री है, उस ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठे हैं। अब उसी ट्री पे काफ़ी छोटे बर्ड भी हैं और उसी पे काफ़ी बड़े बर्ड भी हैं। तो ये किस तरीके का बनेगा, ये बनेगा अपने पास इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास जो मैंने अभी आपको बताया था इन्वर्टेड वाला, जो बायोमास का देखते हैं अगर हम सी के अंदर, तो उसके अंदर अपने पास ज़ूप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी कम होते हैं, और जबकि फ़िश का बायोमास काफ़ी ज़्यादा होता है। अब याद रखो, एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो हमेशा स्ट्रेट ही होगा, अपराइट ही होगा, क्योंकि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में ट्रांसमिट होती रहती है, और कुछ एनर्जी लूज़ भी हो जाती है। ठीक है, ख़त्म भी हो जाती है। अपने पास अब कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे कि ना अपने पास नंबर 1 पे तो यही है कि एक स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है, जैसे कि अभी स्पैरो का देखा। दूसरा इन्होंने बोला कि सिंपल फूड चेन होती है, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी लिंक भी होती है, फूड वेब भी तो होती है अपने पास। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो डीकम्पोजर को इन्होंने कोई भी जगह नहीं दी पिरामिड्स के अंदर, जबकि वो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने यहाँ पे चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।